सोसाइटी, और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है जो बनाया गया है एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए, मतलब जो प्रगतिशील समाज। कहने का मतलब क्या है, समय के साथ सोसाइटी डेवलप करती है, समय के साथ। जैसे कि हम लोग, एक समय था कि सती प्रथा को हम लोग एक ट्रेडिशन मान करके उसको फॉलो कर रहे थे। एक समय ऐसा आया कि उस चीज को हमने त्याग दिया, एडिकेट किया। जब हमारा माइंड सोसाइटी डेवलप हुआ, पहले जेंडर स्टीरियोटाइप को लेकर के बहुत चीज़ की भावनाएं थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन आया, सोसाइटी डेवलप हुआ, इवॉल्व हुआ उस तरीके से, तो अब बहुत कुछ बदल रहा है। तो कहने का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ही क्यों क्यों बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन। सोसाइटी एक तरह से उसके पास इक्वल राइट्स हो, इक्वल लिवलीहुड हो, हर तरह का चीज उसके पास मिले। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा हो जो कि प्रगतिशील समाज के लिए हेल्पफुल हो। इलस्ट्रेट विथ स्पेशल रेफरेंस, और क्या कह रहा है, इलस्ट्रेट मतलब होता है एग्जाम्पल देना, बताना, उदाहरण सहित। इलस्ट्रेट विथ स्पेशल रेफरेंस टू द एक्सपेंडिंग हॉरिजन विद ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब ये आप लोग सुने होंगे, थोड़ा बहुत भी अगर पढ़े होंगे, ये आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 का ये प्रोविजन है। ये जो लोग लेफ्ट कर रहे हैं ना, यूपीएससी का जो प्लान का डिस्कशन है वो हम लोग करेंगे। इस चीज को आप चिंता ना करें, तो बने रहें। इसके बाद वही यूपीएससी वाला ही डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21, उसी को और कैसे एक्सपेंड किया गया है। जैसे उसमें बहुत कुछ है, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट है, राइट टू शेल्टर है, राइट टू इंटरनेट है। तो ये चीजें हैं, हम आगे देखते हैं। तो इसमें ये 3 सेक्शन में बटा हुआ प्रश्न, इसी को हम लोग को लिखना है। तो पहले हम लोग बताएंगे क्या करेंगे, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। बॉडी में 3 तरह का है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, कैसे लिविंग डॉक्यूमेंट है, कैसे एक जीवंत डॉक्यूमेंट है। दूसरा, और ये कैसे इवॉल्व कर रहा है, जिस तरह समाज सोसाइटी डे बाय डे विकसित हो रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक उसी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन का भी है कि समय के साथ उसके बदलाव हो, उसमें अमेंडमेंट हो, और वो हुआ है। और तीसरा है कि वो राइट टू जो हमारा लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, उसको और कैसे अधिक एक्सपेंड किया गया है, जिससे और अधिक इक्वल राइट सबको मिले, समान अवसर हो, सब कुछ हो। तो ताकि एक इंक्लूसिव डेमोक्रेसी हम लोग का सेटअप हो सके। अब देखिए थोड़ा सा ये आप, ये हो गया मेरा फ्रेम कि हम क्या क्या उसमें माइंड फ्रेम करेंगे। पहला एक इंट्रोडक्शन हो गया, उसको अलग अलग सेक्शन में बांट सकते हैं कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है लिविंग डॉक्यूमेंट है, कैसे। दूसरा है कि ये प्रगतिशील समाज के लिए कैसे हेल्पफुल है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट भी करना चाहिए। और तीसरा, इसको कैसे एक्सपेंडिंग हॉरिजन बनाया गया है। तो देखिए थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन देंगे इसमें कि इंडियन लिविंग इंस्ट्रूमेंट, जीवंत इंस्ट्रूमेंट, जीवंत यंत्र का मतलब क्या है। वैसा लीगल टेक्स्ट, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के बात किया जा रहा है, वैसा लीगल टेक्स्ट कैपेबल ऑफ अडॉप्टिंग उधर चेंजिंग सर्कमस्टांसेज, मतलब जो समय के साथ जो सर्कमस्टांसेज चेंज हो रहा है उसके साथ उस चीज को अडॉप्ट करे, अनुकूल बने। पार्ट 12, ये सॉरी पार्ट 20 आप लोग पढ़े होंगे, आर्टिकल 368 संविधान के 20वें भाग के 368 में ये मेंशन्ड है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अगर ऐसा लगता है कि बदलाव करना है, अमेंड करना है, तो उसमें किया जा सकता है। तो ये आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे। उसके बाद प्रश्न कर रहा है, इंडिया एज ए सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। तो अब कैसे लिविंग डॉक्यूमेंट है, उसके लिए कुछ हमारे पास कंसेप्ट होना चाहिए, थ्योरी होना चाहिए। तो कैसे जस्टिफाई करेंगे कि सच में इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो इंडिया है वो लिविंग डॉक्यूमेंट है। देखिए कुछ बहुत सारा चीज़ है, आप लोग कुछ कुछ फेमिलियर भी होंगे, जैसे प्रियम्बल है, समय के साथ इसमें बदलाव हुआ। आप लोग 42 अमेंडमेंट 1976, इसमें हम लोग पढ़ते हैं, इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ बदलाव हुआ। उसी में एक बदलाव ये भी हुआ था, SSI। इसमें क्या क्या है, सोशलिस्ट, समाजवाद, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 चीज उसमें लाया गया था। ये प्रियम्बल में,
जबकि ऐसा नहीं था कि प्रेम्बल हमारा जो बना था वो बहुत ये ऐसा उसमें, लेकिन लगा कि नहीं, समय के साथ हमें समाजवाद को भी अडॉप्ट करना चाहिए और उसमें प्रेम्बल में लाना चाहिए, इसलिए उसको लाया गया। सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष, सभी धर्मों का इक्वल राइट्स है, इक्वल हक है अपना, इंटीग्रिटी। तो ये तीनों मटेरियल, ये तीनों चीज को बदलाव करके लाया गया। उसी तरह से फंडामेंटल राइट्स, उसमें भी कुछ बदलाव किए गए। जैसे आप लोग सुनते होंगे, एक आर्टिकल 21A है। आर्टिकल इसमें राइट टू एजुकेशन को शिक्षा को लेकर के है। इसके अलावा है आर्टिकल 51A है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो बहुत सारा बदलाव किया गया है। जुडिशियल रिव्यू, इसमें क्या बदलाव किया गया? पहले उस तरह का जुडिशियल रिव्यू नहीं कर पाता था। जो लेजिस्लेचर हमारे पास, आप लोग जानते होंगे, 3 तरह का सिस्टम चलता है। शेयरिंग ऑफ पावर्स, जो सत्ता का जो साझेदारी है, उसमें लेजिस्लेचर होता है। दूसरा एग्जीक्यूटिव होता है, लेजिस्लेचर का मतलब जो कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो इम्प्लीमेंट करते हैं, और जो जुडिशियल सिस्टम है, इसका काम है कि एग्जामिन करना कि किस स्तर से लॉ जो बन रहा है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन को फेवर में है, कॉन्स्टिट्यूशन को अलाइन कर रहा है या नहीं कर रहा है। और साथ ही साथ जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है, जो इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है, तो क्या वो सच में वेलफेयर के लिए काम हो रहा है या नहीं। तो एक तरह से चेक एंड बैलेंस का काम करता है। जुडिशियल रिव्यू में भी पहले जिस तरह का नहीं था, लेकिन जब आप नाम सुनेंगे केशवानंद भारती, जब ये 1973 में इसका जजमेंट आया, तो एक बहुत ट्रेमेंडस बदलाव हुआ कि नहीं, उसमें एक और पॉइंट ऐड किया गया कि बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन, कुछ कुछ जो बेसिक स्ट्रक्चर है, रूल ऑफ लॉ है, इसको आप बदल नहीं सकते हैं। उसको आप फंडामेंटल राइट्स, उसको आप उसमें आप छेड़छाड़ करेंगे, लेकिन जो बेसिक मूल चीजें हैं उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। तो उसको लेकर के ये जुडिशियल रिव्यू और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये चीज भी लाया गया था। एक है एवोल्यूशन ऑफ प्राइवेट पर्स। पहले जो था, पास्ट रूलर्स जो हमारे ब्रिटिशर्स थे, उसमें भी ये कंसेप्ट था कि ये प्राइवेट पर्स, जिसको भी हम लोग 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत उसको बदले, उसका एवोल्यूशन किए। लेकिन वो एक तरह से जो हमारा हिस्टोरिकल, जो हमारा जो गुलाम रहे थे, उसका एक तरह से सिंबल हो रहा था, इसलिए इस चीज को हमने समय के साथ बदला। और एक तरह से जो हम लोग देखते हैं, रिपब्लिक पहले जो था, जैसे डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक तो थे ही हम लोग, रिपब्लिक भी बने। तो जो भी चीजें हमको ऐसा लगता था कि स्वाधीनता के खिलाफ है, तो समय के साथ उसमें बदलाव किया गया। उसी प्रकार से है डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एक बैलेंस, हार्मोनियस मतलब होता है शांतिपूर्ण, जो दोनों में, जैसे फंडामेंटल राइट्स एक तरफ हमारे पास है, एक तरफ डीपीएसपी है। फंडामेंटल राइट्स में क्या है कि हमारे पास अधिकार है, उसका एक लीगल प्रोविजन है, जबकि डीपीएसपी में ऐसा कुछ लीगल प्रोविजन नहीं है। हाँ, वो दिया गया है, स्टेट के पास ये इंडिपेंडेंसी है कि वो चाहे तो इम्प्लीमेंट कर सकती है, नहीं कर सकती है, लेकिन उसको प्रोविजन में रखा गया है। तो उस चीज को भी जस्टिफाई किया है कि नहीं, बाय माननीय कोर्ट कह सकते हैं, माननीय न्यायालय के द्वारा, संविधान के द्वारा, कि दोनों में बैलेंस बना होना चाहिए। जिस तरह से फंडामेंटल राइट्स हमारे पास है, उसी तरह से डीपीएसपी में ये स्टेट गवर्नमेंट की एक बाइंडिंग है, मोरल बाइंडिंग होता है, एक होता है अकाउंटेबिलिटी, एक होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है लीगल बाइंडिंग, एक तरह से उसकी बाइंडिंग है कि उस चीज को फॉलो अप किया जाए, उस चीज को जो भी हमारा वेलफेयर स्टेट के लिए जो भी प्रोविजन है, उसको शामिल किया जाए। तो इसलिए एक ये भी डॉक्ट्रिन है। डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियल प्रैक्टिस, इसमें क्या है, जो हमारा सेकुलर कंट्री है, कि प्रत्येक धर्म का अपना महत्व है, हर एक धर्म का अपना रिस्पेक्ट है, हर एक सबकी सभी लोग अपना अपना धर्म का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये भी एक, तो ये समय के साथ बदलाव होगा, अचानक नहीं आ गया। उसमें तो एक है बर्सिफ एक्ट 1991, तो उस समय के साथ धीरे धीरे बदला गया। तो उसमें हम लोगों ने इवॉल्व किया, और एक जो लिविंग डॉक्यूमेंट है कि कैसे कैसे अमेंड हुआ, और जो भी एक कह सकते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी रेजिम। पहले हम लोग का स्ट्रक्चर जो था, एक तरह से फुल्ली कर सकते हैं इलिटरी
मतलब ये जो हम लोग पढ़ते हैं एकीकृत शासन व्यवस्था, तो कहीं न कहीं वो यूनिटरी इंक्लाइन था, मतलब सेंट्रल इंक्लाइन था। ज़्यादा केंद्र सरकार के पास पावर था, लेकिन उसमें भी थोड़ा-सा हम लोग मोल्ड किए हैं। जैसे उसमें आजकल कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म आता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आता है। कॉम्पिटिटिव जैसे कि आजकल जो रैंकिंग निकलता है अलग-अलग स्टेट का, चाहे असर का रिपोर्ट है, नीति आयोग का रिपोर्ट है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में आपस में सभी स्टेट एक-दूसरे को कोऑपरेट करेंगे और एक हेल्दी कॉम्पिटिशन हो। तो इस तरह का जीएसटी रेजिम में क्या हुआ कि एक जीएसटी काउंसिल बनाया गया और जब तक वो 75% 2/3 से वो पास नहीं होगा, तब तक कोई भी रूल, कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। तो इस तरह का एक तरह से सेंटर के पास जो पावर था, उसको स्टेट में भी डिसेंट्रलाइज़ किया गया, शेयरिंग किया गया और इवॉल्व हुआ समय के साथ कि नहीं उसके पास भी वो पावर होनी चाहिए, ताकि एक तरह से वेलफेयर स्टेट, इंक्लूसिव डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो सके। तो ये लिविंग डॉक्यूमेंट कैसे है, इसमें आप कुछ पॉइंट दे सकते हैं। कुछ डॉक्ट्रिन है, उसको आप याद रख सकते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियल प्रैक्टिस, उसके अलावा प्रियम्बल है, जुडिशियल रिव्यू है, फंडामेंटल राइट्स है। ये सब चीजें हैं, इसको आप डाल सकते हैं कि लिविंग डॉक्यूमेंट कैसे है, क्योंकि समय के साथ इसमें बदलाव हुआ, अमेंड किया गया। अब इसमें क्या कर रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा प्रश्न ये था, दूसरा प्रश्न क्या था इसमें जी देखे होंगे आप ऊपर में क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसी में, तो प्रश्न इसी का सेक्शन 2 इसी में देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट्स टू इवॉल्विंग नीड्स ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटी, मतलब प्रगतिशील समाज कैसे डे बाय डे उसको और अधिक प्रयास कर रहा है कि नहीं उस चीज में बदलाव होना चाहिए, और उस चीज को कॉन्स्टिट्यूशन ने बदला। जब जरूरत के समय जैसा जरूरत महसूस हुआ, उस चीज को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने बदला। जैसे एक होता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में क्या होता है कि जो चीजें पहले से सेटअप है, तो मैंने पहले भी चर्चा किया है आईपीसी सीआरपीसी के बारे में, जो चेंज हो गया है उसका नाम रखा गया भारतीय न्याय संहिता। तो पहले उसमें क्या था, वो सारा कुछ मेंशन्ड है। जैसे मान ली चोरी हुआ, कोई चोरी किया है, कोई मर्डर किया है, तो उसका कितना पनिशमेंट है, लेकिन ये नहीं देखा गया कि वो किस कंडीशन में मर्डर किया या किस कंडीशन में चोरी किया। उसी को हम लोग बोलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। पहले हम उसको देखेंगे, उसको जज करेंगे कि क्या सच में आखिर उसकी क्या मजबूरी रही कि आखिर क्या पता वो सेल्फ डिफेंस में मर्डर किया हो। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ड्यू, हम अलग अलग सर्कमस्टांसेज, अलग अलग परिप्रेक्ष्य को देख करके फैसला लेना, दैट इज कॉल्ड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। एक होता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ऑलरेडी सारा कुछ सेटअप है, अगर वो चोरी किया है 2 साल का सजा दे दो। ये नहीं देखना कि किस कंडीशन में चोरी किया, किस कंडीशन में मर्डर किया। तो ये इवॉल्व हुआ धीरे धीरे। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी इस चीज को मान रहा है और कहीं ना कहीं उसके डिसीजन में भी दिखता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो कुछ कुछ चेंजिंग इसमें, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं राइट टू प्राइवेसी, पहले उतना बहुत ज्यादा। सॉरी फॉर इंटरप्शन, हाँ थोड़ा हाँ, सा बोलिए वॉइस बोलिए। का इशू आ रहा है, वॉइस को और लाउड करेंगे। ओके ओके। जी तो राइट टू प्राइवेसी, हाँ, तो वही हम लोग बात कर रहे थे कि राइट टू प्राइवेसी। तो देखिए इसमें अब पहले उतना प्राइवेसी को लेकर के नहीं था, लेकिन जब से सोशल मीडिया आया, खास करके जब 2016 के बाद, तो और अधिक, तो एक डेटा को लेकर के निजता का, कि अपना एक निजता का भी एक अपना इम्पोर्टेंस है उसके लिए। तो फिर ये जब विवाद हुआ, तो ये आर्टिकल 21 में इसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया कि नहीं, राइट टू प्राइवेसी भी एक उसका अपना हक है। जिस तरह से जिसमें हम लोग देखते हैं कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, तो जीवन जीने का एक तरीका है जिसमें उसकी प्राइवेसी, निजता हनन नहीं होनी चाहिए, उसकी उल्लंघन नहीं होनी चाहिए। जो इसका केस भी है, केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21 है, जिसमें 86 अमेंडमेंट किया गया था, और उसमें 6 से लेकर के 14 ईयर्स के बच्चों को शिक्षा देने का बात किया गया। डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, मतलब ये केस था नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कि होमोसेक्सुअलिटी भी ये एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है,
दे हैव ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशन, उसके पास भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट देती है कि नहीं, उसका भी एक अपना अधिकार है, वो भी जी सकता है। तो इसको समय के साथ हम लोग डिक्रिमिनलाइज किया गया। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया 1991 में। पहले हम लोग लाइसेंस राज चलता था, हमें डर था कि नहीं हम लोग गुलाम रहे हैं, अपने वैश्विक शासन काल में रहे हैं, कहीं हम अगर खोलते हैं अपना मार्केट तो फिर से वो लोग आकर के मतलब एक तरह से हमारा एक्सटॉर्शन हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे जब सोसाइटी इवॉल्व हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व हुआ, गवर्नमेंट थोड़ा सा पावरफुल हुई, चीजों को समझी, तो फिर हमारे पास एलपीजी का एरा भी आया, जिसको हम लोग बोलते हैं उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। तो ये भी समय आया समय के साथ। इसके अलावा जैसे राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट, जब महिलाएं वर्क प्लेस पे काम करने जा रही है तो उसके साथ तरह तरह का छेड़खानी हो रहा है, तो उसके लिए भी फिर लॉ लाएगा कि नहीं इस तरह से नहीं होगा, जिसको हम लोग विशाखा गाइडलाइंस के नाम से जानते हैं। तो इस तरह का समय के साथ जिस तरह का सोसाइटी का डिमांड रहा उसके अकॉर्डिंग उस समय बदलाव किया गया, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन में हो, चाहे लॉ में हो, चाहे मैनुअल्स में हो, हर तरह का उसमें बदलाव किया गया। उस चीज को हम लोग देखते हैं। अब इसमें कह रहा है कि राइट टू जो हमारा लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, जो आर्टिकल 21 का प्रोविजन है, उसको कैसे और अधिक एक्सपेंड किया गया है। प्रश्न में ही जो मैंने अभी चर्चा किया था उसमें बहुत कुछ और बातें बताई गई, जैसे आपका है राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, ये सारा कुछ इसी में आता है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में ही इसी चीज को और एक्सपैंड किया गया हॉरिजेंटली, कि नहीं सिर्फ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अपनी मर्जी से शादी करेंगे और अपनी मर्जी से, और भी बहुत कुछ राइट्स है, जैसे राइट टू इंटरनेट, राइट टू स्लीप, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, राइट टू पॉल्यूशन फ्री एयर। तो ये सब भी हमारा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का ही एक्सपेंडिंग प्रोविजन है, जिसको कि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया समय के बदलते हुए समय के साथ। उसी में है जैसे कि राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, मतलब स्वच्छ जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण का अधिकार। उसमें एक एमसी मेहता, ये सब केस ध्यान रखना है क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट केस है। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। राइट टू लाइवलीहुड, सबके पास अपना हक है, आर्टिकल 16 में भी आप लोग पढ़े हैं, उसके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है, तो लिवलीहुड का भी हक है, जिसको कि ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का केस था, उसमें ये जजमेंट दिया गया। आरटीआई एक्ट जानते ही हैं, एक ट्रांसपेरेंट इंक्लूसिव डेमोक्रेटिक सोसाइटी हो, मतलब हमारे पास अधिकार है, हक है कि हम जाने सरकार कहाँ खर्च कर रही है, किस में इन्वेस्ट कर रही है। हमारे पास सूचनाओं का अधिकार है कि हम सूचना ले सकते हैं। राइट टू गेट पॉल्यूशन फ्री एयर, जो हमें एयर मिल रहा है वो पॉल्यूशन फ्री हो। सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसके अलावा है राइट टू डाई विथ डिग्निटी, मतलब हम हमें मरने का भी अधिकार है, तो उसके लिए भी है कि अगर हम एक पैसिव, दो तरह का होता है, एक्टिव एक्टिव और यूथनेसिया और पैसिव। पैसिव यूथनेसिया। पैसिव तो हमें किसी सपोज करिए कि वो नहीं मर रहे हैं लेकिन इस कंडीशन में है, ऐसे कंडीशन में है कि जिसकी मतलब करा रहे हैं, मतलब वो पीड़ा में है लेकिन वो अपनी डेथ नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम लोग पैसिव यूथनेसिया, मतलब डॉक्टर्स के द्वारा इस तरह से केमिकल दे दिया जाए या इंजेक्शन दे दिया जाए उसको एक तरह से डेथ के लिए, तो पैसिव यूथनेसिया होता है। एक्टिव मतलब वो अगर वो चाह रहा है कि हमें मरना है तो वो उसके पास वो हक है। तो ये राइट टू डाई विथ डिग्निटी है। राइट टू शेल्टर, ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, जैसे जब जाड़े का मौसम आता है तो कंबल बांटती है या शेल्टर होम बनाया जाता है। किस लिए बनाया जाता है? इसीलिए क्योंकि ये इसका एक हक है और ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के ही अंदर आता है। तो ये सब चीजों को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इसको जस्टिफाई किया, इलस्ट्रेट किया। राइट टू इंटरनेट, हमारे पास ये भी अधिकार है कि जैसे कि इसमें एक सेक्शन 144 है, जब धारा लगता है, कर्फ्यू लगता है, तो इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया कि उसके पास अधिकार है कि बिना ऑथेंटिक रीजन के आप किसी भी क्षेत्र में इंटरनेट बंद नहीं कर सकते हैं, उसका एक ये अधिकार है, जीने का तरीका है। तो ये सब एक एक्सपेंडिंग हॉरिजन है, एक्सपेंडिंग प्रोविजन है, जो कि हम लोग राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में पढ़ते हैं। तो इस तरह से आप तीनों एस्पेक्ट
जो ये प्रश्न था, इसके तीनों एस्पेक्ट को हमने टच किया अलग अलग पॉइंट के माध्यम से कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैसे लिविंग इंस्ट्रूमेंट है और ये कैसे प्रोग्रेसिव सोसाइटी जो प्रगतिशील समाज है उसके लिए कैसे हेल्पफुल हो रहा है, और साथ ही साथ जो हमारा आर्टिकल 21 का प्रोविजन है उसमें क्या क्या एक्सपैंड हुआ है, क्या क्या और नए नए इलस्ट्रेशन आए हैं, नए नए प्रोविजन आए हैं, उस चीज को भी एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद कंक्लूजन दे देना है छोटा सा। बताइए जी, इसमें किन्हीं को कुछ पूछना है? कंक्लूजन को पढ़ के सुना दीजिए ताकि समझ में आए कि कंक्लूजन लिखना कैसे है। हाँ जैसे देखिए, कंक्लूजन में हमने क्या लिखा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैनिफेस्ट एज ए डायनेमिक लिविंग डॉक्यूमेंट एमिनेबल टू द रिक्विजिट चेंजेस। देखिए, जो हमारा भारत का संविधान है वो क्या मैनिफेस्ट कैसे बना है, एक डायनामिक मतलब हमेशा प्रगतिशील है, लिविंग है, जीवंत है, और साथ ही साथ इसमें एमिनेबल बदलाव किया सकता है टू द रिक्विजिट चेंज, जो कि रिक्वायर्ड है, उस तरह का अगर बदलाव लगता है समाज के लिए, जनहित के लिए, तो उसमें बदलाव करना है, कैटरिंग टू द इवॉल्विंग सोसाइटी, जो हमारा समाज धीरे धीरे विकसित हो रहा है उसको और अधिक एक तरह से डेमोक्रेटिक अप्रोच देने के लिए, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, सिक्योरिंग ए डिग्निफाइड लाइफ फॉर एवरी सिटीजन इन अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी। ये जो हमारा आर्टिकल 21 कहता है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, वो एक तरह से क्या डिग्निफाइड लाइफ, कि हमारा एक ऐसा लाइफ हो कि उसमें हर तरह से डिग्निफाइड हो, चाहे वो पॉलिटिकली हो, इकोनॉमिकली हो, सोशली हो, और हमारे पास वो सारा हक हो, अधिकार हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी हो हमारा डेवलप होने का। वो चीज हमारा आर्टिकल, हमारा संविधान देता है। बस वही बात 4 लाइन में हमने लिख दिया। जी, कोई डाउट है किन्हीं को कुछ?